प्रिय छात्रों, आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है जो यूनिट 1 पर ही आधारित है। यूनिट 1 में सॉलिड स्टेट फिजिक्स के यूनिट 1 में हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, लैटिस एंड बेसिस, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव लैटिसेस, सेंटरिंग, और फिर दूसरे लेक्चर में सिमेट्री के बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ था। और सिमेट्री के साथ ही फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ ही हम लोगों ने पॉइंट ग्रुप और स्पेस ग्रुप के बारे में भी चर्चा की थी। अब आज का जो लेक्चर है ये सिंपल स्ट्रक्चर पर आधारित है। जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके करिकुलम में या सिलेबस में दिए गए हैं। हम लोग अपने डिस्कशन को, अपने लेक्चर को उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हीं स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो जिंक सल्फाइड वुडजाइट स्ट्रक्चर होता है, उस पर अपना डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, परंतु सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर देखने के पहले इस स्लाइड में हम लोग केवल ये देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मींस एफसीसी स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कशन किया था, लेकिन फिर से एक तरह से इसे रिवाइज करने के लिए, ताकि आप तुरंत ही कनेक्ट कर सकें जब मैं सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि क्यूबिक स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें जो 6 पैरामीटर्स होते हैं वो a = b = c एंड अल्फा बीटा गामा = 90 डिग्री। मतलब ये जो 3 लैटिस पैरामीटर हैं a, b और c, ये 3 लैटिस पैरामीटर बराबर होते हैं। a, b, c तीनों बराबर होगा। और ये जो एंगल्स हैं, जैसे इन दो एक्सिस के बीच का एंगल और फिर ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल, ये जो तीनों एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और इसमें जो लैटिस पॉइंट्स वो केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। तो चूंकि इसमें 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर का जो शेयर होता है वो 1/8 होता है, इसलिए इसमें 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल होता है। और चूंकि 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, इसलिए उस लैटिस पॉइंट की जो इक्विवेलेंट पोजीशन होगी वो 0 0 0 से दर्शाई जाती है। 0 0 0 का मतलब कि 3 कोऑर्डिनेट्स इन ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन एंड सी डायरेक्शन। तो ए डायरेक्शन में 0, बी डायरेक्शन में 0 और सी डायरेक्शन में भी 0। मींस ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन को हम 0 0 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ओरिजिन ही एक तरह से 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं या क्रिस्टलोग्राफी विशेषकर, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहिए। जैसे कि हमेशा ये मान के चलिए कि ये ए डायरेक्शन है, ये बी डायरेक्शन है और ये वाला डायरेक्शन सी डायरेक्शन है। इन एक्सेस को हम रोटेट भी कर सकते हैं, ए बी सी को रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे जो राइट हैंड रूल होता है उसके हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। राइट हैंड रूल यही होता है कि अगर इस राइट हैंड में अगर जो पहली इंडेक्स फिंगर है उसको ए बोलेंगे और जो मिडिल फिंगर है वो बी का डायरेक्शन होगा, तो ये जो थंब होगा वो सी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। जैसे ये अगर हम इस तरह से रखेंगे तो अपनी तरफ ऐसे अगर मैंने रखा तो ये वही डायरेक्शन आएगा। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आप हर बार अपने इस इमेजिनेशन को चेंज कर देंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आप थ्रू आउट एक ही इमेजिनेशन रखिए जो आपको समझ में आता हो। जैसे मैं हमेशा जो अपने डायग्राम में शो करूंगी वो यही ए डायरेक्शन होगा, ये बी डायरेक्शन होगा और ये वाला सी डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है।
अब जब हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में आते हैं तो उसमें सेंटरिंग की जाती है। मतलब ये जो 8 कॉर्नर एटम्स हैं वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा जो 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस मतलब फ्रंट एंड बैक, दीज टू साइड फेसेस एंड टॉप एंड बॉटम। तो ये जो 6 फेसेस हैं, इन 6 फेसेस के सेंटर पर एक एक्स्ट्रा एटम रख दिया जाए तो उसे हम फेस सेंटरिंग कहते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइदर वन फेस सेंटर्ड होता है या फिर ऑल फेस सेंटर्ड होता है। तो यहाँ पे ऑल फेस सेंटर्ड किया गया है। तो इस ऑल फेस सेंटर्ड में ये जितने भी 6 फेसेस हैं, इन सभी के सेंटर को पे एक एक्स्ट्रा एटम रखा गया है जो कि ब्लू कलर से यहाँ डिनोट किया गया है। तो अब अगर हम इसके लिए लैटिस पॉइंट निकालते हैं तो इसका लैटिस पॉइंट क्या होगा? ये 8 एटम्स जो कॉर्नर पे हैं उनका शेयर 1/8 इंटू 1/8 मतलब 1 हुआ, और जो फेस पे होते हैं उसका शेयर हाफ होता है, क्योंकि वो इस फेस पे है और इसके बगल में जो यूनिट सेल होगा उसके भी फेस पे वो शेयर करेगा। तो जितने भी फेस सेंटर्ड एटम्स होते हैं वो उनका शेयर हाफ पर यूनिट सेल होता है। और यहाँ पे चूंकि इस तरह के 6 हैं एटम्स, तो इनका शेयर होगा 6 इंटू हाफ मीन्स 3 एटम्स पर यूनिट सेल। तो 3 फेस सेंटर्ड से और एक पहले से है तो 4, इसका मतलब 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। ये सब हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं दोबारा से बता रही हूँ। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी ओरिजिनली तो क्यूबिक स्ट्रक्चर ही है, इसलिए इसके लिए भी वही कंडीशंस रहेंगी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, तो ये 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल का इक्विवेलेंट पोजीशन क्या होगा? तो इक्विवेलेंट पोजीशन इसकी हम इसी को ओरिजिन मानेंगे, दिस विल बी दी ओरिजिन। तो एक एटम तो ओरिजिन पे हो गया जो 0 0 0 है, और उसके बाद जब हम इक्विवेलेंट पोजीशन देखते हैं तो जो नियरेस्ट नेबर एटम्स होते हैं उनको हम देखते हैं। तो नियरेस्ट नेबर में एक ये है जो इस सेंटर पे है, दूसरा नियरेस्ट नेबर जो इस फेस पे होगा वो होगा, और तीसरा नियरेस्ट नेबर जो बैक फेस पे है ये। तो ये 3 हो गए। तो इन तीनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स जैसे हाफ हाफ 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। कोऑर्डिनेट नंबर मतलब कि ए बी सी या एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू है। तो ये देखिए हाफ इधर भी हो गया, हाफ इधर भी हो गया, क्योंकि ये सेंटर में है, फेस के सेंटर में है, इसलिए हाफ इस डायरेक्शन में और हाफ इस डायरेक्शन में। और चूंकि ये बॉटम में ही है इसलिए इसका जो सी कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो इसको हम डिनोट करेंगे हाफ ऑफ 0 से। वैसे ही अगर हम इस वाले में जाएं, दूसरे में जाएं जिसमें हाफ हाफ 0, मतलब कि ये पहला वाला हाफ हाफ 0 हो गया। अब दूसरा है हाफ 0 हाफ, हाफ 0 हाफ मतलब बी का पोर्शन 0 है। तो ये वाली जो पोजीशन है एटम की, ये ए डायरेक्शन में शिफ्टेड है, सी डायरेक्शन में शिफ्टेड है, लेकिन बी डायरेक्शन में शिफ्टेड नहीं है, तो 0 है। तो इसलिए हाफ 0 हाफ हो गया। फिर है 0 हाफ हाफ। तो ये जो बैक वाला है, बैक फेस का जो सेंटर है ये वाला, इसमें देखिए ये ए डायरेक्शन में शिफ्टेड नहीं है, लेकिन बी डायरेक्शन में शिफ्टेड है और सी डायरेक्शन में शिफ्टेड है ये वाला एटम। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 हाफ हाफ। तो जो 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है उसमें इक्विवेलेंट पोजीशंस क्या हैं? इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं 0 0 0 मतलब कि ओरिजिन, एंड देन हाफ हाफ 0, हाफ 0 हाफ एंड 0 हाफ हाफ। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। अभी मैंने सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, अभी मैंने केवल फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की है। अब एक चीज और भी होती है जो हम डिफाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स। जैसे अगर कोई ओरिजिन है तो उसके नियरेस्ट में कितने एटम होंगे जो समान डिस्टेंस पे होंगे, उनको हम नियरेस्ट नेबर एटम्स कहते हैं। फिर होता है सेकेंड नियरेस्ट एटम, मतलब कि एक जो ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जो सबसे करीब है, और उसके बाद नेक्स्ट जो करीब होंगे वो सेकेंड ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, उसको सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स कहा जाता है। तो अगर हम क्यूबिक में देखें तो ये चूंकि हमारा ओरिजिन है, तो इसमें बराबर डिस्टेंस पे या नियरेस्ट डिस्टेंस पे सबसे पास कौन कौन से एटम है? एक ये हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। फिर वैसे ही इसके नीचे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि यूनिट सेल तो इसके चारों तरफ होगा,
या मतलब यूं कहिए कि हर तरफ होगा। 6 फेस है तो 6 फेस से लगे हुए और भी यूनिट सेल होंगे। तो एक एटम, 2 एटम और ये तीसरा एटम 3, और फिर इसके नीचे होगा 4, और इसी को अगर हम इधर की ओर बढ़ा दें तो 5, और इस डायरेक्शन को अगर हम इधर की ओर बढ़ा दें तो 6। इसका मतलब कि जो नियरेस्ट एटम्स हैं वो 6 हैं। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स सिंपल क्यूबिक में कितने हुए? 6। इसका मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। अब उसके बाद देखिए एफसीसी स्ट्रक्चर। तो एफसीसी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे ये एक प्लेन है, इसके बगल में भी एक ऐसा ही प्लेन होगा, इस साइड में एक यूनिट सेल इधर होगा, फिर जो यूनिट सेल पीछे की ओर होगा उसमें भी एक ऐसा ही प्लेन होगा, और फिर जो इसके बगल के पीछे होगा उसमें भी ऐसा ही एक प्लेन होगा। प्लेन मतलब कि जिसकी पोजीशन हाफ हाफ जीरो होगी। तो इस प्लेन में अगर हम देखें, इस प्लेन में यानी कि बॉटम वाले प्लेन में, उसमें ऐसे 4 एटम्स होंगे जो कि इसके नियरेस्ट नेबर में आएंगे। एक यहाँ होगा, एक इधर वाले प्लेन में होगा, एक इसके पीछे होगा और एक इसके भी और पीछे होगा। तो मींस एक प्लेन में 4 एटम्स हैं जो कि नियरेस्ट नेबर है। उसी तरह से अगर हम इस प्लेन को देखें जिसमें ये नियरेस्ट एटम है क्योंकि ये सेंटर पे है, तो एक ये वाला एटम होगा, वैसे ही एक इसके पीछे होगा तो उसमें भी होगा, फिर एक इसके नीचे होगा और उसके पीछे वाले के भी नीचे होगा। तो मींस कि हर डायरेक्शन में या हर प्लेन में हम देखें तो 4 ऐसे फेस मिलेंगे जिनका जो फेस सेंटर है वो नियरेस्ट नेबर होगा। उसी तरह से अगर बैक को भी हम देखें, जो ये नियरेस्ट नेबर है तो एक ये होगा, एक इसके पीछे होगा और फिर एक उसके नीचे होगा और एक इसके भी नीचे होगा। तो कहने का आशय ये है कि एक प्लेन में, जैसे ये वाला जो प्लेन है, इसमें 4 यूनिट सेल में जो अगल बगल के 4 यूनिट सेल होंगे उसके फेस सेंटर्ड इसके नियरेस्ट नेबर होंगे। तो एक प्लेन में 4 हो गया, और ऐसे हमारे पास 3 प्लेन है। एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये वाला है और तीसरा प्लेन ये वाला है। तो उन तीनों में हर एक प्लेन में 4-4 एटम्स ऐसे हैं जो फेस सेंटर्ड होंगे। तो 4 into 3 या 3 into 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप होंगे तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से याद होनी चाहिए और इसके पे आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सब आपको याद कर लेना होगा, समझ करके इसे याद करना होगा। अब इसी स्लाइड में मैं आपको बीसीसी स्ट्रक्चर मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दूं। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा तो अगेन उसमें A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होगा। लेकिन उसके यहाँ पे सेंटर में एक एक्स्ट्रा एटम होगा जो कि पूरे बॉडी का सेंटर होगा। और चूंकि वो जो बॉडी का सेंटर है तो इसका मतलब कि वो जो एटम होगा वो किसी और एटम से शेयर नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है। तो इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि एक तो शेयर कॉर्नर से आएगा 8 × 1/8 से, और इसका पूरा पूरा शेयर आएगा जो कि 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए ये वाला जो एटम होगा, इस एटम के चारों तरफ मतलब कितने नियरेस्ट नेबर हैं? तो वो जो नियरेस्ट नेबर हैं ये चारों कॉर्नर्स होंगे, क्योंकि वो सेंटर पे है इसलिए ये चारों जो कॉर्नर्स हैं वो उससे समान दूरी पे होंगे और वो उसके नियरेस्ट नेबर होंगे। इसलिए बीसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। तो इस स्लाइड में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करके रखनी है। और अब हम आते हैं एक्चुअल सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर पे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैसे फॉर्म होता है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। जो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली 2 एफसीसी स्ट्रक्चर को इंटरमिक्स करने से बनता है। 2 एफसीसी स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? एक एफसीसी स्ट्रक्चर होगा जो सोडियम आयन से मिलके बना होगा, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था।
उस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो सोडियम आयन से मिलकर बना होता है, और एक वैसा ही एफसीसी स्ट्रक्चर होगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा, वो क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता है। तो जब दोनों को इंटरमिक्स कर देते हैं, मतलब एक ये सोडियम एफसीसी स्ट्रक्चर है और ये दूसरा क्लोराइड का एफसीसी स्ट्रक्चर है, दोनों को एक साथ इंटरमिक्स कर देते हैं। इस तरह से इंटरमिक्स करते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो शिफ्टेड होता है बाय हाफ हाफ हाफ। मतलब अगर एक का ओरिजिन 0 0 0 पे है तो दूसरे का ओरिजिन हाफ 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 पे होगा, तब जाके जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो इस स्ट्रक्चर में जैसे रेड है, केवल रेड वाले, ये जो रेड कलर है उसको सोडियम आयन से डिनोट किया गया है, और ये जो ग्रीन कलर है उसको क्लोराइड आयन से डिनोट किया गया है। इन दोनों को इंटरचेंज भी किया जा सकता है, मींस कि यहाँ पे जिन जिन पोजीशन पे सोडियम है उसको अगर चाहें तो उन पोजीशन पे हम क्लोराइड को कर दें, और जहां क्लोराइड है उस पोजीशन पे सोडियम को कर दें, तो भी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, क्योंकि ये ढेर सारे प्लेन्स होते हैं जो कि एक के बाद एक ये रिपीट होते जाते हैं। यहाँ पे तो केवल 3 प्लेन दिखाया गया है, 1 2 3, लेकिन एक्चुअल में तो ढेर सारे प्लेन होते हैं। बहुत सारे प्लेन होंगे जो ऊपर होंगे, बहुत सारे प्लेन होंगे जो नीचे होंगे, और इधर भी होंगे और इधर भी होंगे, आगे भी होंगे और पीछे भी होंगे। ये तो केवल यूनिट सेल को दिखाया गया है। तो अब इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखिए और इसमें ये देखने की कोशिश कीजिए कि ग्रीन कलर नहीं है। मान लीजिए कि इसमें ग्रीन कलर नहीं है, केवल रेड कलर की बॉल्स हैं, तो देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है। रेड कलर की बॉल्स का मतलब कि ये 8 कॉर्नर पे रेड कलर की बॉल है, और उसके बाद देखिए सारे फेस पे के सेंटर पे ये वाला फेस देख लीजिए, ये वाला फेस है, ये वाला फेस हो गया, फिर ये फेस है, और फिर इस फ्रंट फेस के सेंटर पे, और ये जो बैक फेस है उसके सेंटर पे। तो इस तरह से 8 वो और 6 मतलब 14, तो यहाँ पे आप गिनेंगे तो 14 आपको मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 बॉल्स आपको रेड कलर की मिलेंगी जो कि एफसीसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब उसके बीच में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर रखा गया है। अब आप थोड़ा और ध्यान से देखिए तो देखेंगे आपकी ये जो स्ट्रक्चर इस फेस पे आपको दिख रहा है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको इस फेस पे भी दिखेगा, बट विद द इंटरचेंज ऑफ द रेड एंड ग्रीन बॉल। जैसे यहाँ पे अब देखिए कि ग्रीन बॉल्स हैं जो कि कॉर्नर्स पे हैं और एक सेंटर में है, और रेड बॉल कितनी है, 1 2 3 4 जो कि एज के सेंटर में है, और यहाँ पे उसका रिवर्स है, यहाँ पे रेड बॉल्स हैं जो कि कॉर्नर पे हैं और सेंटर पे है, और जो ग्रीन बॉल्स हैं वो एज के सेंटर पे है। तो इसको हम अगर यहाँ पे मान लीजिए एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर दें और हम अपने स्ट्रक्चर को यहीं से स्टार्ट करें, मतलब ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन और ये थर्ड प्लेन, तो भी सेम स्ट्रक्चर होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि हम रेड और ग्रीन बॉल को या सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की जो पोजीशन है उसकी पोजीशन को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम केवल इसमें सोडियम के सेंटर को देखें, मतलब कि इक्विवेलेंट पोजीशन को, ओरिजिन को देखें, सोडियम आयन के ओरिजिन को देखें, तो ये सोडियम आयन का ओरिजिन होगा, मीन जो 0 0 0 पे है। और अगर हम ग्रीन बॉल्स मतलब क्लोराइड आयन के ओरिजिन को देखें तो उसका ओरिजिन इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये वाला ओरिजिन है, मतलब कि जो बॉडी के सेंटर में है। तो बॉडी के सेंटर में जो भी होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट नंबर ये होगा हाफ हाफ हाफ। उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हाफ 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 होंगे, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में ये 0 0 0 है, तो इसका जो सेंटर है ये वाला सेंटर, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, हाफ 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 होगा। तो इसलिए मैंने ये कहा कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय intermixing two separate FCC lattices, one of sodium ion and another of chloride ion, such that the origin of both are shifted by half half half। तो इस तरह का सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। अब चूंकि दोनों एफसीसी स्ट्रक्चर हैं तो इसलिए उसमें सोडियम आयन में 4 सोडियम आयन होंगे पर यूनिट सेल, क्योंकि वो एक सेपरेट एफसीसी स्ट्रक्चर है। और एफसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, देयर आर 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। तो इसलिए सोडियम का जो लैटिस बना यहाँ पे उसमें 4 सोडियम आयन पर यूनिट सेल होंगे, और क्लोराइड में भी 4 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल होंगे।
मतलब इन टोटल 8 आयंस पर यूनिट सेल हो गए। 8 इसलिए हो गए क्योंकि वो इंटरमिक्सिंग ऑफ द 2 है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 4 सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल होंगे। तो अब इसमें वो पोजीशंस क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में अभी अभी बताया था और एकदम फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर एफसीसी लैटिस है तो उसमें जो 4 इक्विवेलेंट पोजीशंस होते हैं वो होते हैं 0 0 0, हाफ हाफ 0, हाफ 0 हाफ एंड 0 हाफ हाफ। तो ये 4 इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। अब जब हम क्लोराइड आयन की इक्विवेलेंट पोजीशंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि चूंकि ओरिजिन से वो उसका ओरिजिन हाफ 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 शिफ्टेड है, इसलिए हर कोऑर्डिनेट में हम हाफ 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 जोड़ देंगे। जैसे 0 0 0 है तो उसमें जोड़ दीजिए हाफ हाफ हाफ। तो 0 0 0 में जब हम हाफ हाफ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हाफ। और जब हम हाफ में हाफ जोड़ेंगे तो वो 1 आएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर में क्रिस्टलोग्राफी में 1 इज इक्वलेंट टू 0। तो हम 0 बोलें या 1 बोलें उसका मतलब एक ही होता है, क्योंकि 0 का मतलब ये वाला प्लेन और 1 का मतलब ये वाला प्लेन। तो वो दोनों सेम ही प्लेन है, बस ये है कि अगर हमने 0 बोला तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमने 1 बोला तो हम इस प्लेन के ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम क्रिस्टलोग्राफी में हाफ हाफ को जोड़ के 1 आएगा तो हम 1 नहीं लिखेंगे बल्कि उसको 0 ही लिखेंगे। तो हाफ में जब हमने हाफ जोड़ा तो ये 0 हो गया, हाफ में हाफ जोड़ा तो 0 हो गया और 0 में हाफ जोड़ा तो हाफ हो गया। उसी तरह से ये हाफ 0 हाफ है तो ये 0 हाफ 0 हो जाएगा, ये 0 हाफ हाफ है तो ये हाफ 0 0 हो जाएगा। तो अगर सोडियम आयन की इक्विवेलेंट पोजीशंस ये हैं तो क्लोराइड आयन की इक्विवेलेंट पोजीशंस ये होंगी। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम में या अपने नोटबुक में आपने स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया और इस स्ट्रक्चर में आपने इस वाले पॉइंट्स को जैसे मान लीजिए रेड कलर ही है तो रेड कलर को आपने सोडियम आयन बोला और ग्रीन को आपने क्लोराइड बोला। तो अगर आपने रेड को सोडियम बोला है तो उसकी इक्विवेलेंट पोजीशंस यही वाली होंगी। ये नहीं कि सोडियम आयन तो आपने इसको बोला, इक्विवेलेंट पोजीशन इसको लिख दिया, तब फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर सोडियम आयन रेड कलर से है और रेड कलर कॉर्नर पे यहाँ पे है तो इसका मतलब कि इसका जो ओरिजिन है वो 0 0 0 ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे क्लोराइड आयन लिख दिया और यहाँ पे सोडियम आयन लिख दिया और इक्विवेलेंट पोजीशन यही रहने दी तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सोडियम रखा और इक्विवेलेंट पोजीशन ये वाली रख दी तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 सेपरेट एफसीसी लैटिसेस होती हैं, एक सोडियम आयन की होती है, दूसरी क्लोराइड आयन की होती है और दोनों को इंटरमिक्स कर देते हैं। इस तरह से इंटरमिक्स करते हैं कि द ओरिजिन ऑफ बोथ आर शिफ्टेड बाय हाफ हाफ हाफ। मतलब एक का ओरिजिन अगर 0 0 0 पे है तो दूसरे का ओरिजिन हाफ 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 पे होगा। और इसके जो अदर एग्जांपल्स हैं एफसीसी स्ट्रक्चर के वो डायमंड स्ट्रक्चर है और जिंक सल्फाइड में जिंक ब्लेंड। जिंक सल्फाइड 2 तरह के क्रिस्टल के रूप में होता है, एक वो एफसीसी स्ट्रक्चर में भी होता है और एचसीपी मींस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में भी वो ग्रो करता है। अगर वो एफसीसी स्ट्रक्चर होगा जिंक सल्फाइड तो उसको जिंक ब्लेंड बोलेंगे और अगर जिंक सल्फाइड एचसीपी स्ट्रक्चर में होगा तो उसको वुडजाइट बोला जाता है, जिसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे डायमंड स्ट्रक्चर। हालांकि डायमंड स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि डायमंड स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि वो भी एफसीसी स्ट्रक्चर है। डायमंड स्ट्रक्चर में भी 2 सेपरेट लैटिस होती है एंड बोथ आर मेड ऑफ द कार्बन एटम्स। वहां पे आयंस नहीं होते हैं, वहां पे कार्बन एटम्स होते हैं। एक एफसीसी लैटिस होगी वो कार्बन की होगी, दूसरी एफसीसी लैटिस भी कार्बन की ही होगी एंड अगेन बोथ विल गेट इंटरमिक्स्ड। दोनों को फिर से इंटरमिक्स करेंगे, लेकिन इस बार जो उनका ओरिजिन होगा दैट विल बी शिफ्टेड बाय 1/4 1/4 1/4। तो ये 1/4 1/4 और 1/4 से शिफ्टेड होते हैं। तो चूंकि ये 1/4 1/4 1/4 से शिफ्टेड है, इसलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे सिंपल एफसीसी लैटिस तो ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन 1/4 से शिफ्टिंग वो थोड़ा सा मुश्किल है। जबकि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में हाफ 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 था, इसलिए वहां पे ड्रॉ करना उतना मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो कॉर्नर एटम्स हैं ये कार्बन के हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट पोजीशंस वही होगी जो एफसीसी की होती है, मतलब 0 0 0, हाफ हाफ 0,
देन हाफ 0 हाफ एंड 0 हाफ हाफ। अब जब हम दूसरे वाले कार्बन लैटिस की पोजीशन निकालेंगे या दूसरे कार्बन एटम्स की पोजीशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1/4 1/4 1/4 जोड़ देंगे, क्योंकि अब जो ओरिजिन है दैट ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 1/4 1/4 एंड 1/4। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 1/4 1/4 1/4 हो गया। हाफ में 1/4 जोड़ेंगे तो 3/4 3/4 1/4 एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ये 3/4 1/4 3/4 और यहाँ पे भी ये 1/4 3/4 और 3/4। तो इस तरह का स्ट्रक्चर डायमंड स्ट्रक्चर होता है, जो अगेन एफसीसी स्ट्रक्चर होगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये जो भी चीजें हैं ये आपको याद करने के लिए हैं, इसे याद रखिएगा। जब हम क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ते हैं तो क्रिस्टलोग्राफी में एक्चुअली जो हमारा कंसर्न होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कंसर्न होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा जानना भी चाहिए। सोडियम क्लोराइड जैसा आपने देखा कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना हुआ है, देयरफॉर इट इज एन आयनिक कंपाउंड। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर एंड पार्शली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन अदर लिक्विड्स, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है इसलिए वो वहां पे इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका जो लैटिस पैरामीटर है, क्योंकि ये एफसीसी है इसलिए इसमें A = B = C होगा, तो इसलिए जो लैटिस पैरामीटर है मींस A B C जिसको भी आप कहें वो 0.563 नैनोमीटर, या इसको कहेंगे तो 5.63 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में अगर कन्वर्ट करें तो 5.63 एंगस्ट्रॉम होगा। 1 नैनोमीटर मींस 10⁻⁻9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। फिर ये व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, जो सिंपल नमक होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, सिंपल सॉल्ट जो किचन में यूज होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। ये व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं और फिर इन चूंकि ये आयनिक है इसलिए ये गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द आयन, और मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो काफी स्टेबल कंपाउंड होते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होता है, ये स्टेबल है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सोडियम क्लोराइड की है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्रिस्टल से रिलेटेड हैं और कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का वो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में हम BCC कहते हैं। तो इसमें कॉर्नर्स पे सीजियम आयन है, सीजियम आयन कॉर्नर पे है और क्लोराइड आयन इसके सेंटर में है, मतलब कि बॉडी के सेंटर में है, एंड वाइस वर्सा। हम इसको चाहें तो उलट भी सकते हैं, जहां पे सीजियम है वहां पे क्लोराइड रख दें और जहां पे क्लोराइड है वहां पे सीजियम रख दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब फिर जो डायग्राम होगा वो दूसरे तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो यहाँ बहुत सारे यूनिट सेल हैं। तो इसी को जैसे अभी यहाँ पे इसको ओरिजिन माना गया है तो इसको ओरिजिन मान के डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि ये BCC है और मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल होता है, तो यहाँ पे कॉर्नर एटम्स में एक शेयर हो जाएगा, और चूंकि ये सेंटर ऑफ द बॉडी है इसलिए इसका पूरा का पूरा शेयर आएगा, तो 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल हो गया। और जो सीजियम है उसको हम सेंटर से मतलब 0 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो दूसरा लैटिस पॉइंट है वो चूंकि सेंटर ऑफ द बॉडी पे है इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हाफ 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 होंगे। तो इस तरह से ये बनाया गया है। अब अगर इसको भी हम चेंज कर दें, मान लीजिए यहाँ पे क्लोराइड रख दें और यहाँ पे सीजियम रख दें, तो अगर हमने कलर चेंज किया तो उसके साथ साथ में ये नंबर भी चेंज, जैसे ये रेड कलर ही रहने दिया और इसकी जगह मान लीजिए हमने क्लोराइड रख दिया, तो यहाँ पे ग्रीन कलर करना पड़ेगा। मतलब ध्यान ये देना है कि जो कॉर्नर्स पे रखेंगे, चाहे जो भी कलर रखें या जो भी आयन रखें, सीजियम रखें या क्लोराइड रखें, जो भी आयन कॉर्नर पे रखेंगे उसका इक्विवेलेंट पोजीशन 0 0 0 होगा, और जो भी आयन हम बॉडी सेंटर पे रखेंगे उसका कोऑर्डिनेट हाफ 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 होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है।
कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि नियरेस्ट नेबर एटम्स, नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर एटम्स जो सबसे पास होते हैं। तो सबसे पास कौन सा है, ये सेंटर में है, तो इसके पास में 8 एटम्स हैं और वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जब हम नियरेस्ट नेबर एटम्स कहते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं तो वो सारे जो कोऑर्डिनेशन मतलब नियरेस्ट नेबर होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इसलिए इसका 8 हो गया, क्योंकि ये 8 कॉर्नर्स की बराबर दूरी होगी इस बॉडी सेंटर से। तो ये कुछ इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं सीजियम क्लोराइड की। इट इज एन आयनिक कंपाउंड। इसका लैटिस पैरामीटर ये कुछ 410.025 नैनोमीटर, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, ये इतना नहीं होगा, ये 0.410 होना चाहिए, 4.10 एंगस्ट्रॉम होगा, ये कुछ गलत लिखा हुआ है। इतना ज्यादा लैटिस इसका नहीं होता है लैटिस पैरामीटर, ये करीब 4 एंगस्ट्रॉम के आसपास, तो इसको हम पढ़ेंगे 0.410 नैनोमीटर ये होगा, ये गलत लिखा है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। एंड चूंकि ये आयनिक कंपाउंड है, मतलब ये 4 एंगस्ट्रॉम मान के चलिए, ये 4.1 एंगस्ट्रॉम होगा। तो अगेन इट विल बी इजिली सॉल्युबल इन वाटर, और इसका अपीयरेंस भी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 645 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 1297 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप याद करके रखिए। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, जैसे सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, तो आप उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताएंगे जो अभी मैंने प्रीवियस में बताया, और थोड़ा सा ये सारी प्रॉपर्टीज को भी वहां पे डिस्कस कर देंगे, तो तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए सबसे पहले हम जैसे मतलब एक लेयर होगा, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर होगा, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर होगा, और फिर चौथा लेयर होगा, और इसी तरह से लेयर लेयर बनते जाएंगे, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। इसमें देखिए ये दिखाया गया है कि जो नीचे का लेयर है वो उसको हम ए लेयर बोलते हैं, और फिर उसके ऊपर जो लेयर है वो बी लेयर है। दोनों लेयर को अलग अलग क्यों बोलते हैं, वाई बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए लेयर, क्योंकि दोनों का जो एटम्स का रखने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होता है। ए लेयर में जिस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं, बी लेटर्स में बी लेवल में उस तरह से अरेंज नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है इस। और फिर जब नेक्स्ट ए लेयर जाएंगे तो वो बिल्कुल प्रीवियस ए लेयर की तरह होता है, तो इसलिए इसको ए बी टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो दूसरा डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि ए लेयर किस तरह से अरेंज है। तो ए लेयर जैसे कि अगर मान लीजिए स्फेरिकल बॉल्स हो, और स्फेरिकल बॉल्स को हमें अगर रखना है क्लोज पैक्ड। क्लोज पैक्ड का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में कम से कम जगह रहे। जैसे अगर ढेर सारे बॉल्स हैं और सब एक साइज के हैं, तो उनको रखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम उनको इस तरह से रखेंगे कि उनके बीच में जो खाली जगह है, जो एम्प्टी स्पेस है, जिसको वॉइड कहते हैं या कि इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वो कम से कम हो, मतलब मिनिमम हो। इस तरह से अरेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर इसको ये जो एटम्स हैं या मान लीजिए बॉल्स हैं, अगर हम इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते थे कि एक लाइन ये रखी और दूसरे में हम इसी के जस्ट नीचे रख दें, और फिर इसके जस्ट नीचे रख दें, और इसी तरह की लाइन को रिपीट करते जाएं, तो भी एक स्ट्रक्चर बन जाता। पर वो जो स्ट्रक्चर होता वो क्लोज पैक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ज्यादा स्पेस क्रिएट होता है, ऐसे मतलब एक स्क्वायर टाइप का स्पेस क्रिएट होता, जबकि यहाँ पे क्या है कि दो बॉल्स हैं और उन दोनों बॉल के सेंटर में तीसरे बॉल को रखा गया है। तो यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हो रहा है वो ट्रायंगल के रूप में क्रिएट हो रहा है, और वो उसकी तुलना में स्क्वायर की तुलना में कम है, मतलब जो वॉइड है उसका जो स्पेस है वो कम है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होगा ये क्लोज पैक्ड होगा। अब यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है उसमें देखिए थोड़ी थोड़ी जगह छुटी हुई है, जैसे यहाँ बीच में जगह छुटी है, यहाँ भी जगह छुटी है, मतलब वो बॉल्स बिल्कुल सट सट के नहीं रखे हैं, लेकिन एक्चुअल जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगा उसमें ये बॉल्स बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए से होंगे। तो आप उसी को इमेजिन करिए।
ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये देखिए पहली लेयर हो गई। पहली लेयर मतलब कि ये जो ए लेयर है, जैसे यहाँ पे देखिए बॉल्स बिल्कुल सटा के रखे हुए हैं और जबकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो ये स्पेस नहीं होता है, ये एक्चुअली इसी तरह के होते हैं। या इस वाले लेयर को देखिए, इसमें और ज्यादा क्लियर हो रहा है, ये जो ऊपर की लेयर है कि बॉल्स बिल्कुल एक जैसे रखे हुए हैं। तो अब जैसे ये देखिए ये वाली लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, तो अब उसके बाद वाली लाइन में 2 के सेंटर पे है, 2 के सेंटर पे, तो ये वाली लाइन बन जाएगी। फिर उस नेक्स्ट लाइन में फिर इन 2 के सेंटर में है, तो उसी तरह से यहाँ पे अरेंज है। और ये फर्स्ट लेयर हुई, फर्स्ट लेयर मतलब कि ए लेयर हुई। अब जब हम बी लेयर रखेंगे, तो बी लेयर में एटम्स को कहाँ रखेंगे? या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन्हीं के जस्ट ऊपर रख दें, बी लेयर में इसी एटम के जस्ट ऊपर हम एक दूसरा एटम रख दें और इसके ऊपर दूसरा एटम रख दें। मतलब ए लेयर में जो जो पोजीशन है उसी के जस्ट ऊपर ऊपर हम बी लेयर में भी एटम्स रख दें, पर वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम अब रखेंगे तो ये जो 3 में या ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मतलब कि ये जो वॉइड है, इसके सेंटर पे हम रखेंगे, मतलब यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे वो एटम आएगा ऐसे। और फिर उसी तरह से इसके सेंटर पे आएगा, फिर इसके सेंटर पे आएगा, फिर इसके सेंटर पे आएगा। मतलब ये जो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स के सेंटर पे सारे एटम्स रखे जाएंगे। तो वो कैसा लेयर होगा? वो बी लेयर होगा, जो यहाँ पे दूसरे कलर से शो किया गया है, ये बी लेयर है। और फिर उसके ऊपर जो तीसरी लेयर होगी वो फिर ए लेयर होगी, मतलब फिर इसी के ऊपर ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से ये एबीसी करके ये डायग्राम बनता जाता है। अब ये जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर भी 2 तरह के होते हैं। एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हुआ, जो मैंने आपको अभी बताया, ए बी लेयर से, ये ए लेयर, बी लेयर एंड देन ए बी। ये अगर हेक्सागोनल में जिंक सल्फाइड है तो वो वुडजाइट कहलाता है। लेकिन इसी में अगर हम थोड़ा सा अंतर कर दें तो वो एफसीसी स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, वो भी इसी तरह से जनरेट होता है। वो कैसे जनरेट होगा कि ए लेयर रखेंगे, बी लेयर रखेंगे और फिर ए लेयर ना रख करके सी लेयर रखेंगे। अब सी लेयर में क्या करेंगे कि फर्स्ट ये लेयर ये है, बी लेयर में हमने ये जो ट्रायंगल है इसके सेंटर में रखा, लेकिन जो सी लेयर होगा वो ए को नहीं रिपीट करेगा, बल्कि ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है अब हम उसके सेंटर पे रखेंगे, उसके सेंटर पे एटम्स रखेंगे। तो वो लेयर बी लेयर से डिफरेंट होगा और वो सी लेयर बन जाएगा। तो अगर ऐसा लेयर बनता है ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, और इसको जब रिपीट करते हैं एबीसी, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाता है। और वो जो प्लेन होता है, इस तरह का प्लेन, वो 111 प्लेन होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में वो 111 प्लेन होता है। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज 111 प्लेन, पर हम जब मिलर इंडिसेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज 111 प्लेन। तो फिलहाल आपको इस स्लाइड से ये समझना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में हम एचसीपी स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ए बी लेयर से बनता है। और अगर उसी का दूसरा जो रूप है एफसीसी स्ट्रक्चर, वो एबीसी लेयर से बनता है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ए लेयर में हम एटम्स को किस तरह अरेंज करते हैं, फिर बी लेयर में थोड़ा दूसरे ढंग से अरेंज करते हैं, और अगर हम सी लेयर में भी जाएंगे तो वो अरेंजमेंट थोड़ा और अलग ढंग से होता है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों को दिखाया गया है, एचसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए। ये तो पहली लेयर है, ये जो बॉल्स हैं ये वाले, ये पहली लेयर के बॉल्स हैं जिनको हम ए लेयर बोलेंगे। अब अगर बी लेयर है तो ये देखिए इसके सेंटर पे है, बी लेयर में इसके सेंटर पे है। जो ट्रायंगल कैसे थे, इस तरह के जो ट्रायंगल हैं, मतलब जो सीधे सीधे ट्रायंगल हैं, उनके सेंटर पे ये वाला बॉल्स रखी गई हैं जो ब्लैक कलर से है। तो बी लेयर बन गया, और उसके बाद जो तीसरा लेयर होगा वो अगेन ए होगा। तो ए में फिर क्या होगा, वो ए के ऊपर ही, जो उसके नीचे ए था उसी के जस्ट ऊपर हमने ए रख दिया। जैसे आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये वाला जो ये 6 एटम्स हैं, उनके सेंटर पे भी एक एटम होगा जो ए है,
तो उसी ए के ऊपर ये दूसरा रख दिया गया और फिर वैसे ही इसमें रिपीटिशन हो जाएगा। तो ये कैसा है, ए बी टाइप का स्ट्रक्चर है जो HCP स्ट्रक्चर को शो करेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये वाला तो सेम है, ए लेयर तो सेम है, बी लेयर भी सेम ही होगा, बी लेयर 1 2 3 ये सेम है, बी लेयर 1 2 3। लेकिन अब सी लेयर में क्या होगा कि ए के ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि ये जो ट्रायंगल बन रहा था, एक देखिए ट्रायंगल इस तरह का है, एक ट्रायंगल इस तरह का है और दूसरा ट्रायंगल इन्वर्टेड है इस तरह का। तो जो ऐसी वाली ट्रायंगल होती है उसके ऊपर रखेंगे, या ये जो बी लेयर है उसके सेंटर में रखेंगे। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो बी लेयर में 3 बन रहे हैं उनके सेंटर पे रखेंगे। इसके सेंटर पे देखिए नहीं रख रहे हैं, ये जो डॉट है इसके सेंटर पे नहीं रखेंगे। अगर इसके सेंटर पे रखेंगे तो वो ए बन जाएगा, वो ए लेयर हो जाएगा। तो इसके सेंटर पे नहीं रखेंगे बल्कि यहाँ पे सेंटर में रखेंगे, क्योंकि हमें इन्वर्टेड वाले ट्रायंगल पे रखना है। तो फिर उसको रिपीट करेंगे तो वो एबीसी लेयर बन जाएगा। और इस डायग्राम में भी ये शो किया गया है, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है और फिर ये सी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ए लेयर में तो 6 एटम्स हैं और सेंटर में एक एटम होगा, यहाँ पे 3 एटम है, जिसमें एक फ्रंट पे है 2 पीछे है, जबकि सी लेयर में 2 फ्रंट पे होगा और एक उसके पीछे होगा, क्योंकि वो उससे इन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये FCC स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है, जबकि जो पिछले वाले स्लाइड में जो स्ट्रक्चर था AB वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को शो कर रहा था। अब हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। जैसे आपने FCC स्ट्रक्चर देखा या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर देखा, तो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया वही उसका प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब कि कॉर्नर पे प्रिमिटिव ना कह के वो नॉन प्रिमिटिव हुआ, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एटम्स है, पर वही उसका यूनिट सेल है। लेकिन हेक्सागोनल में क्या होता है कि हेक्सागोनल में हम देखते हैं हमेशा 6 एटम्स और 1 एट द सेंटर। हम इसको हेक्सागोन के रूप में देखते हैं, लेकिन एक्चुअली जो उसका यूनिट सेल होता है, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, वो हेक्सागोन नहीं होता है। वो एक मतलब कि आप उसको कहिए कि किस फॉर्म का होता है कि जैसे क्यूबॉइड टाइप आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 तो बराबर है, मतलब ये जो बेस होगा A=B बराबर होगा, लेकिन उसमें C बराबर नहीं होगा। क्यूब भी नहीं कहेंगे क्योंकि वहां 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन इसमें जैसे ये हेक्सागोन है तो इसका केवल इतना हिस्सा हम लेंगे, केवल इतना हिस्सा अगर ले लें, एक प्रिज्म टाइप का है, ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म कह सकते हैं इसको। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है और या ये एक तरह का पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का जो प्रिज्म होता है वो उस तरह का स्ट्रक्चर है ये। तो इस स्ट्रक्चर को केवल अगर हम देखेंगे तो ये इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, केवल इतना सा स्ट्रक्चर इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो अगर हमें एक प्रिमिटिव यूनिट सेल से पूरा का पूरा हेक्सागोन अगर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे? इसमें देखिए एक यूनिट सेल ये है और एक इसके अपोजिट भी होगा। इसके अपोजिट मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा, इसको, इस हिस्से को देखिए, और उसके नीचे का पूरा अगर ले जाएं लंबाई में, तो ये एक यूनिट सेल ये हो गया, दूसरा यूनिट सेल ये हो गया, और ये हिस्सा क्या है? ये हाफ यूनिट सेल है और ये भी हाफ यूनिट सेल है। मतलब कि जो एक हेक्सागोन का जो बड़ा यूनिट सेल बन रहा है वो 2 प्रिमिटिव यूनिट सेल, 2 फुल प्रिमिटिव यूनिट सेल और 2 हाफ यूनिट सेल से मिलके बने होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अब थोड़ा और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है एज अ होल, इसको पूरा स्ट्रक्चर देखिए तो इसमें कॉर्नर्स पे कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6, मतलब बेस पे 6 हैं और ऊपर भी 6 हैं, तो टोटल 12 कॉर्नर एटम्स हैं यहाँ पे। और एक कॉर्नर एटम का शेयर कितना होगा? 1/6 होगा, क्योंकि ये 6 के साथ में ये अपने प्लेन में 3 और फिर उसके नीचे भी 3 होगा, तो ये 6 यूनिट सेल में बढ़ते हैं, इसलिए इनका शेयर 1/6 हो गया। तो टोटल 12 कॉर्नर एटम्स हैं, इनका शेयर 1/6 हुआ, तो 12 × 1/6 मतलब 2 एटम्स पर यूनिट सेल। तो जो कॉर्नर एटम्स हैं उनका शेयर कितना हुआ? 2 एटम्स पर यूनिट सेल। ये देखिए क्यूबिक सिस्टम से अलग होगा, क्योंकि क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स थे और वो 8 यूनिट सेल से शेयर होते थे, तो 1/8 शेयर था। लेकिन ये हेक्सागोन है और हेक्सागोन में वो 6 यूनिट सेल से
एक साथ मिलते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए इनका शेयर 1/6 होगा। तो 12 इंटू 1/6 मतलब 2 एटम्स पर यूनिट सेल। अब इसमें ये जो दो सेंटर में, बेस के सेंटर में जो 2 एटम्स हैं ये फेस पे हैं, मतलब बेसल प्लेन पे हैं। तो प्लेन में कितने यूनिट सेल में होंगे, डिवाइड होंगे 2 में। एक मतलब ये है यूनिट सेल और एक इसके नीचे होगा, तो इसलिए इसका शेयर कितना होगा, हाफ। तो 2 बेसल एटम्स एंड हाफ शेयर पर यूनिट सेल, तो 2 इंटू हाफ मतलब 1 एटम पर यूनिट सेल हो गया। और फिर इसमें देखिए 3 जो एटम्स हैं, 3 एटम्स और क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये ए प्लेन है, ये भी ए प्लेन है और ये बी प्लेन है। तो बी प्लेन के मतलब इसमें आप समझ लीजिए कि ये ए प्लेन है, ये बी प्लेन है और इसके ऊपर फिर एक ए प्लेन होगा। वैसा ही ये स्ट्रक्चर है, ये ए प्लेन और बीच में ये बी प्लेन है। तो बी प्लेन के जो 3 एटम है वो ये 3 एटम है। तो ये तीनों एटम इस पूरे हेक्सागन के अंदर है, मतलब कि बॉडी के अंदर है, इसलिए इनका पूरा पूरा शेयर होगा। वो किसी और यूनिट सेल को शेयर नहीं करते हैं, तो इनका पूरा शेयर होगा। तो इसलिए 3 एटम्स इनसाइड द बॉडी, तो 1 शेयर पर यूनिट सेल, तो इसलिए इनका 3 एटम्स पर यूनिट सेल। तो अब टोटल कितने हो गए, 2 ये हो गए, एक ये हो गया और 3 ये, 2 1 3 3 6, तो टोटल 6 एटम्स पर यूनिट सेल हुए। इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में 6 एटम्स पर यूनिट सेल हुए। लेकिन अगर हम इसका प्रिमिटिव भी नहीं है, क्योंकि उसके में केवल कॉर्नर्स पे नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उसका यूनिट सेल देखें, मतलब और छोटा यूनिट सेल देखें, क्योंकि यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मिनिमम वॉल्यूम, जो हेक्सागन है इसका मिनिमम वॉल्यूम नहीं है, बल्कि जो एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 कंप्लीट एंड 2 हाफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो 2 कंप्लीट एंड 2 हाफ मतलब कि 3 प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव नहीं कहेंगे बल्कि इसको आप यूनिट सेल ही कह लीजिए। प्रिमिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें केवल कॉर्नर ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा कॉर्नर के अंदर भी एटम्स होते हैं, तो इसलिए ये प्रिमिटिव नहीं कहा जाएगा। तो 3 यूनिट सेल से मिलके बना होता है। तो 3 यूनिट सेल में अगर यहाँ पे 6 एटम्स पर यूनिट सेल है, तो अब पर यूनिट सेल कितने हो गए, 6/3 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3। तो देयरफॉर 2 एटम्स पर प्रिमिटिव वर्ड हटा दीजिए, तो 2 एटम्स पर यूनिट सेल कह सकते हैं। प्रिमिटिव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हेक्सागोनल के रिस्पेक्ट में प्रिमिटिव है, पर वो एक्चुअली प्रिमिटिव नहीं है बल्कि वो उसमें सेंटरिंग भी है। अब आप फोकस कीजिए केवल इस वाले स्ट्रक्चर पे, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये उस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये उस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें ये एटम्स हैं जो कि कॉर्नर्स पे हैं 1 2 3 4, और वैसे यहाँ भी 1 2 3 4 मतलब ये 8 एटम्स हो गए जो कॉर्नर पे हैं, और जो ये एक एटम होगा वो एटम इसके सेंटर में है, बल्कि इसके सेंटर में ये वाला एटम आएगा, ये वाला एटम होगा जो कि उसके सेंटर में आएगा। तो एक एटम बॉडी के सेंटर में आएगा और 4 मतलब ये 8 जो हैं वो उसके कॉर्नर्स पे हैं। तो इसलिए केवल 2 एटम्स हैं जो पर यूनिट सेल होंगे, और उनका इक्विवेलेंट पोजीशन क्या होगी, एक तो 0 0 0 होगी। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इसका ओरिजिन जो होगा वो 0 0 0 होगा, तो एक तो 0 0 0 पे होगा, और जो दूसरा होगा वो 2/3 1/3 और हाफ पे होगा। ये जो तीनों पोजीशंस हैं, ये तीनों एटम की पोजीशन हाफ की है, मतलब कि सी डायरेक्शन में वो हाफ पे रहते हैं। तो क्योंकि हमने 2 लेयर के बीच में ये तीसरी लेयर रखी है, ये 2 ए लेयर हैं और ये बी लेयर है, तो इसकी पोजीशन हाफ पे होती है। तो इसलिए इसका जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो मतलब जो सी वाला कोऑर्डिनेट है वो हाफ होगा। तो इसलिए इसकी जो पोजीशन होगी इसके रिस्पेक्ट में वो पोजीशन होगी 2/3 2/3 1/3 और हाफ, मतलब इस डायरेक्शन में 2/3, इस डायरेक्शन में 1/3 और ऊपर वाले डायरेक्शन में हाफ। तो इस तरह से ये इसका एक यूनिट सेल बनता है जो 2/3 1/3 और हाफ है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। 12 कैसे होगा वो इस पिक्चर में देखिए। जैसे ये जो एटम है, इस एटम में के चारों तरफ 6 एटम है, मतलब ए लेयर में 1 2 3 4 5 6, और 3 इसके ऊपर होंगे बी लेयर में और 3 इसके नीचे भी होंगे बी लेयर में। तो 6 यहाँ हो गए, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है।
तो 6 3 9 3 12। तो इस तरह से जो इसके नियरेस्ट नेबर होते हैं वो 12 एटम्स होते हैं और इसलिए ये 12 एटम्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। तो ये जो जानकारी है ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए है और इसमें कुछ कुछ चीजें देखिए याद करनी पड़ती हैं, जैसे इक्विवेलेंट पोजीशंस है, इसको आप समझ करके याद रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जब भी आएंगे तो उसमें ये सब चीजें बताई नहीं जाती हैं, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। और फिर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिंक सल्फाइड दो तरह के क्रिस्टल की तरह ग्रो करता है, जो उसके दो एलोट्रोप होते हैं। एक में वो HCP स्ट्रक्चर में ग्रो करता है, तब उसको वुडजाइट कहते हैं, और दूसरे में वो FCC स्ट्रक्चर में करता है, तब उसे जिंक ब्लेंड करते हैं। तो इसके कुछ पैरामीटर्स इस तरह के हैं। लैटिस पैरामीटर जो बेसल लैटिस है, मतलब A इज इक्वल टू B बराबर ही होगा, तो वो 0.233 नैनोमीटर या 2.33 नैनोमीटर है। C/A का रेशियो 1.63 है। लैटिस कांस्टेंट इसका 3.814 एंगस्ट्रॉम है और C लैटिस इसका 6.2576 एंगस्ट्रॉम हुआ। ये इसका ये वैल्यूज हैं। मेल्टिंग पॉइंट 1850 डिग्री सेल्सियस है और वैसे ही ये सबलाइम नेचर का होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि ये सबलाइम है, तो लिक्विड फॉर्म से ही वो मतलब खुद ही इवेपोरेट हो जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर नेग्लिजिबल है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। ये जो जिंक सल्फाइड वुडजाइट है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसका बैंड गैप बहुत कम होता है, केवल 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर है मतलब कि FCC है, और अगर हेक्सागोनल है मतलब HCP स्ट्रक्चर में, तो इसका ये 300 K पे इसका ये होता है, 3.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप होता है और कलर इसका वाइट है। सो ये कुछ जानकारी थी, इंफॉर्मेशन, जो कि जिंक सल्फाइड वुडजाइट मतलब कि HCP स्ट्रक्चर के लिए है। तो इस तरह से जो आज का लेक्चर था, जो सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, उसमें हम लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे और उसकी प्रॉपर्टीज पे फोकस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन of simple cubic structure, face centered cubic structure, body centered cubic structure and hexagonal closed packed structure। जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो ये शो करता है कि वो कितना ज़्यादा डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है वो शो करता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।